हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लाए आपके लिए एसएससी जीडी 2023 जीएस जीके की न्यू सीरीज़ पार्ट 4, जिसमें आज हम आपको जीएस जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिंदू कोड बिल। ऑप्शन नंबर सेकंड है पेप्सू विनियोग विधेयक। ऑप्शन नंबर थर्ड है भारतीय भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर फोर्थ है दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो जो करेक्ट आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दहेज प्रतिषेध विधेयक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन नंबर थर्ड है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर फोर्थ है यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्ति मुख्यमंत्री हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। मतलब कि किस आयोग के द्वारा इनको समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। ये भारत की दो महत्वपूर्ण सर्वोच्च सेवाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा डेवर आयोग। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा कालेकर आयोग। ऑप्शन नंबर थर्ड है खेर आयोग। ऑप्शन नंबर फोर्थ है राजमन्नार आयोग। तो करेक्ट आंसर है इसका राजमन्नार आयोग के द्वारा आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, नीचे 4 युग्म दिए हैं, इसमें से सही युग्म बताने हैं जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जीएस पाठक। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन और केआर नारायण। ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा वीडी जत्ती और केआर नारायण। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन और केआर नारायण हमारे भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त पद पर रहे हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है और ना योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षा की जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी है कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी है हमारा वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्य और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षा की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पर पंजाब को अधिक स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी है भारत के लिए राष्ट्रपति मूल शासन की उपयुक्तता। ऑप्शन नंबर सी है मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता। ऑप्शन नंबर डी है प्रशासनिक सुधार। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिषद में समान रूप से
पाया जाता है। मतलब कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो अमेरिका और भारत में दोनों में सेम रूप से मिलती जुलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एकल नागरिकता, एकत्र नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी है संविधान में 3 सूचियाँ। ऑप्शन नंबर थर्ड है न्यायपालिका की द्वैधता। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जैसे कि हमने पढ़ा हमारे भारत के संविधान में 3 सूचियाँ हैं। समवर्ती सूची है एक राज्य सूची और एक केंद्रीय सूची है। तो समवर्ती सूची के बारे में पूछा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हमारे समवर्ती सूची में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी है वह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 मास के भीतर सदन का सदस्य सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 मास के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर डी है यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना होगा यदि वह देना चाहे तो। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में ये व्यवस्था आती है। तो ऑप्शन नंबर एक है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मूल अधिकारों का संरक्षण। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में, उनके संरक्षण के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों की अधिकारिता में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर एक है केरल, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को दल परिवर्तन विरोधी विधि को 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बजट निर्माण में संसद को कोई अधिकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी है संसद को भारत की संचित निधि पर भारत व्यय में वृद्धि करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी है संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है। मतलब कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। ऑप्शन नंबर डी है संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, संसद को भारत के संचित निधि पर भारत व्यय में वृद्धि करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है
यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी है यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। ऑप्शन नंबर सी है यह बहुदलीय निकाय था। ऑप्शन नंबर डी है इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। तो इसका आंसर कुछ अलग तरीके से है, हमें इसमें डबल ऑप्शन का मेथड अपनाया गया है। तो पढ़ते हैं डबल ऑप्शन का मेथड। नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 तथा 4, ऑप्शन नंबर सी है 2 तथा 3 और एक ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 तथा 4। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 1 तथा 4। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और ऑप्शन नंबर डी इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। दीज आर द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन नंबर हमारा, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। ऑप्शन नंबर बी है परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। ऑप्शन नंबर सी है परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर ए है 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 तथा 3, ऑप्शन नंबर सी है 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर डी है 2 तथा 4। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 2 तथा 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ की सुनवाई करती है। और ऑप्शन नंबर सी परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। आर दीज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। मतलब कि कौन सा टैक्स केंद्र लगाता है और उसको कलेक्ट राज्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 है स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन नंबर बी है यात्री और माल कर, ऑप्शन नंबर सी है संपदा शुल्क, ऑप्शन नंबर डी है समाचार पत्रों पर कर। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट, स्टाम्प ड्यूटी। यानी कि स्टाम्प शुल्क जिसे स्टाम्प ड्यूटी भी कहा जाता है, ये केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्य के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से हमें सही कथन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन विधानसभाएं करती हैं। ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत में किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा के प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामी सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी जो होता है वो सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इसका, समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत दर्शाया गया है। मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो किस
अनुच्छेद के तहत बताई गई है भारत के संविधान में? संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज क्या में विशेष रूप से उपबंधित है? ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज क्या में प्रत्यभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है? ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 361 क्लोज क्या के उपबंधों द्वारा प्रत्यभूत है? ऑप्शन नंबर डी, देश में विधि के शासन के परिवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज क्या में प्रत्यभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। ऑप्शन नंबर बी है, निर्गम मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। और ऑप्शन नंबर सी है, निर्गम मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, निर्गम मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति है जिससे पररूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है, मतलब किस प्रत्याशी जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है इलेक्शन में उसके सपोर्ट में किया है वो कौन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो कथन ए हमारा, भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। कथन आर है हमारा, बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो इनके आंसर देखते हैं हम, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं और कथन ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं और कथन ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, वो गलती से 2 बार लिख गया है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है पर आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है पर आर सही है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। हमारा कथन ए सही है और आर गलत है, यानी कि जो कथन ए है, भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। तो ये हमारा ऑप्शन, ये वाला कथन हमारा कथन ए सही है और आर गलत है, जो कि है बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है, यानी कि म्युनिसिपल रिलेशन के बारे में कहा गया है, किसको कहा गया है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन नंबर बी है, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन नंबर सी है, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ये हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।